स्वागत आप सभी का सोशल वॉइस हिंदी पर। मैं आपके साथ मुस्तफ़ा चौधरी। बात करेंगे फ़िलिस्तीन और इजराइल के ताज़ा हालात पर। बात करने से पहले थोड़ा पूर्व का इतिहास मैं आपको बता दूं। इजराइल कोई पुराना देश नहीं है, 1948 में बना हुआ देश है और 1917 तक फ़िलिस्तीन में ओटोमन साम्राज्य था और उसके बाद 1917 में ब्रिटेन का वहाँ कब्जा हुआ और ब्रिटेन ने तमाम दुनिया के यहूदियों को फ़िलिस्तीन में बसाना शुरू कर दिया। और एक टाइम हुआ आया कि फ़िलिस्तीन में यहूदी और मुसलमान बराबर की संख्या में हो गए और उसके बाद फिर एक अलग देश की मांग उठने लगी और उसको इजराइल नाम का एक देश यहूदियों को दे दिया गया और यहूदियों का वो देश है। और तभी से फ़िलिस्तीन और इजराइल के बीच कभी कभी युद्ध रुकता है, वरना परमानेंट युद्ध चलता रहता है। कोई दिन ऐसा नहीं होता कि वहाँ पर 2-4 लाशें न बिछती हो और कभी कभी स्थितियाँ ज़्यादा बिगड़ जाती हैं। अब ताज़ा हालात जो बिगड़े हैं, फ़िलिस्तीन के जो हमास एक संगठन है, जो लड़ाका हैं फ़िलिस्तीन के, हमास संगठन के नाम से उनका एक ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने इजराइल पर 3 तरफ से हमला किया, समुद्र की तरफ से और थल से और आसमान से। तीनों तरफ से इतने हमले किए कि इजराइल को भारी नुकसान उठाना पड़ा। और उसके बाद जवाबी कार्रवाई इजराइल ने की, जिसमें काफ़ी जान और माल का नुकसान दोनों देशों का हो रहा है। अब लग रहा है कि ये एक आशंका है कि कहीं ना कहीं ये विश्व युद्ध में ना बदल जाए। क्या परिस्थितियां हैं, क्या हो सकता है और ताज़ा हालात क्या हैं, इन्हीं पर बात करने के लिए हमारे साथ लोकेश सलालपुरी जी मौजूद हैं, जो काफ़ी जानकारी रखते हैं। इन्हीं से हम बात करेंगे। लोकेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद बहुत बहुत मुस्तफा जी। लोकेश जी, जैसे कि मैंने बताया, फ़िलिस्तीन और इजराइल का जो ताज़ा मामला हुआ है, ये क्या है, किस कारण हुआ है, कौन इसके जिम्मेदार हैं? देखो, फिलिस्तीन और इजराइल का मामला तो बहुत पुराना है। जैसे अभी आपने बताया था इंटरव्यू में कि ये जब यहूदियों का बहुत ज़्यादा दमन किया था हिटलर ने, तो उसके बाद पूरी दुनिया में इनके लिए एक बड़ी सिंपैथी, सहानुभूति की लहर थी। तो 1948 में ये फिलिस्तीन एक राज्य था जो ऑटोमन साम्राज्य तोड़ के बनाया गया था। 1917 के आसपास पहले विश्व युद्ध में ऑटोमन साम्राज्य को तोड़ा गया था। तो फिलिस्तीन एक देश था, ये अलग देश था पूरा का पूरा। तो इसका एक हिस्सा 55% भूभाग मिला था फिलिस्तीन को, 44% मिला था उसको, इजराइल को। 1% रहा था गाजा पट्टी का क्षेत्र। आप इसे, अब ये वहां के भूभाग किस तरह से है, इसको ऐसे समझे कि जैसे जब भारत का बंटवारा हुआ था, इधर पश्चिमी पाकिस्तान था, इधर कश्मीर में लफड़ा शुरू हो गया था और इधर पूर्वी पाकिस्तान था। बांग्लादेश तो बाद में बना, पूर्वी पाकिस्तान था। तो यहाँ तो इंदिरा गांधी एक झटके में उनको अलग देश बना के चली गई थी। यहाँ तो मामला सेटल हो गया था, बहुत बड़ी कुछ ऐसी कैजुअलिटी नहीं हो पाई थी, कोई बड़ा लफड़ा नहीं बन पाया। कश्मीर आज भी थोड़ा बहुत आ रहा है, लेकिन वो भी शांति है। ऐसे ही वहाँ गाजा पट्टी का जो मामला है वो बड़ा शुरू से कॉम्प्लिकेटेड है। वहाँ अक्सर संघर्ष, झड़प, खूब युद्ध हुए हैं, लगातार हुए हैं। अभी ताज़ा मामला ये हुआ कि हमास जो वहाँ का एक लड़ाका संगठन है, तो दुनिया की जो प्रेस है, हालांकि कोई आतंकवादी बोलता है, कोई कुछ बोलता है, लेकिन वो फिलिस्तीन का एक तरीके से लड़ाका संगठन माना जाता है, बहुत पावरफुल भी है, जैसे कभी लिट्टे था। उन्होंने हमला किया उसके ऊपर। अब उसके बाद फिर लेबनान ने भी हमला कर दिया, यानी कि दूसरे देश भी अब कूदने लगे हैं इस हमले में। हाँ, और जब इसके बहुत बैकग्राउंड में जाओगे तो अरब की, ईरान की, इन कंट्रीज के आपस के लफड़े झगड़े, ये सारे के सारे इसमें आप बहुत लंबी चौड़ी जानकारी का विषय है ये। इसकी पूरी जब हिस्ट्री में जाएंगे तो बहुत बहुत चीजें सामने उभर के आती हैं। इतना टाइम नहीं है फिलहाल, कभी बाद में करेंगे पूरे मामले पे। फिलहाल स्थिति ये है कि वहां भयंकर लड़ाई छिड़ी हुई है, बहुत ज्यादा जान माल का नुकसान हुआ है। हालांकि मैं उस हमास की या फिलिस्तीन की या लेबनान की या इजराइल की, मैं सब की कम से कम ये निंदा करता हूँ कि निर्दोष नागरिकों की मौत नहीं होनी चाहिए। वहाँ बच्चे, औरतें, बड़े बुजुर्ग सबकी मौत हुई है, विभत्स है, वो नहीं होना चाहिए था। उसकी तो निंदा मैं करता हूँ। निंदा तो सभी की करनी चाहिए, को चाहे लेबनान हो, फिलिस्तीन हो या फिर इजराइल हो, क्योंकि ये ताज़ा घटनाक्रम जो है ये यकायक नहीं है। ये महीनों की जो उत्तेजना थी और महीनों से जो रॉकेट इजराइल की तरफ से दागे जा रहे थे, उसका नतीजा है। और कहीं ना कहीं इजराइल जो है हमेशा से ही रॉकेट दागता रहता है फिलिस्तीनियों के ऊपर। फिलिस्तीनी तो बहुत कमज़ोर हैं इजराइल के मुकाबले। और इजराइल, आपने अभी 6 महीने 4 महीने पहले सुना भी होगा, क्योंकि वहाँ का
जो भूभाग है वो बहुत ही पेचीदा मामला है। कुछ फलिस्तीनी जो मुस्लिम हैं, 5 लाख के करीब घर वहाँ पे, जो उनका इलाका है इजराइल इलाका है, उसमें मौजूद थे और वहाँ की कोर्ट ने उनको आदेश किया कि ये घर खाली कर दें। तो इस तरह की तमाम प्रताड़नाएं तो दोनों तरफ से, दोनों क्या, इजराइल की तरफ से अक्सर होती रहती आप है। इसे ऐसा समझिए कि इनको 55% हिस्सा फिलिस्तीन के पास था, 44 इनके पास था, लेकिन आज 80% हिस्सा इजराइल के पास है। उन्होंने कब्जा किया है, बार बार युद्ध किए, कब्जा किया, बहुत लाशें बिछाई उन्होंने, ऐसा नहीं है, बहुत अत्याचार वहाँ किया है। और जब कोई चीज आप लगातार दबाएंगे 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 तो विस्फोट तो होगा ही। इसमें सबसे आश्चर्यजनक पहलू ये है कि इजराइल के पास आयरन डोम नाम का एक बड़ा सॉलिड बताया जाता था, बड़ी चर्चाएं थी उसकी दुनिया में कि वो ऐसा है जो रॉकेट को और जो मिसाइल के मार को, वो 94% उसकी एक्यूरेसी थी उनको नष्ट करने की। लेकिन परसों साफ दिखाई दिया ऐसा कुछ नहीं कर पाए, क्योंकि एक बहुत छोटी सी तकनीकी खामे का फायदा उठाया हमास ने कि उन्होंने 20 मिनट में लगभग 5000 रॉकेट दाग दिया। वो आयरन डोम कुछ नहीं कर पाया। तो इजराइल यहाँ एक तरीके से इजराइल की जो टेक्नोलॉजी है उसका बहुत बड़ा सवाल उठा है, जिसके दुनिया में गुण गाए जाते हैं, ऐसे ऐसे हथियार हैं, ऐसा है, कुछ नहीं है। एक छोटे से गुट ने, एक संगठन ने उनकी पूरे सिस्टम को बिल्कुल तार तार करके छोड़ दिया। और अब दूसरे देश भी इसमें जो है कूदने लगे हैं। लेबनान ने भी हमला कर दिया है और उधर ईरान बराबर कड़ी निंदा करता रहा है। और काफी अरब कंट्री और रूस वगैरह जो है ये फिलिस्तीनियों के साथ हैं, और अमेरिका और इनका गुट इजराइल के साथ है। तो क्या तीसरा विश्व युद्ध होने की संभावना बड़ी है? मुझे तो लगता है कि चूंकि स्थिति बहुत खराब क्यों हो गई, देखो आज यूएई उन्होंने इजराइल का समर्थन किया। तुर्की जो नाटो का सदस्य भी है, तुर्की ने साफ कहा है, अभी मैं कहीं बयान देख रहा था, अमेरिका को ने साफ कहा है कि इस मामले में आप ना पड़िए, हम फलस्तीन की रक्षा के लिए संकल्पबद्ध हैं, हम फलस्तीन की रक्षा करने के लिए कहीं तक भी जा सकते हैं। सीधे धमकी दे दी गई है। तो ये मामला अगर ऐसे बढ़ता चला गया, चूंकि अरब और ईरान के अलग कुछ कॉम्प्लिकेशंस हैं, ये जो जियो पॉलिटिक्स के हिसाब से बहुत पेचीदा स्थिति है उसकी, मध्य एशिया की सारे की इसकी, तो मुझे लगता है ये स्थिति आगे बढ़ सकती है। अगर इसे अभी नहीं रोका गया तो तीसरे विश्व युद्ध की आप पक्का मान के चले कारण बन सकता है। अगर युद्ध बढ़ा और समय खींचा तो देखो परिणाम तो सबको भुगतने पड़ते हैं, लेकिन अंततः क्योंकि इजराइल जो है एक इकलौता देश है अरबों के बीच में, वो अलग बात है कि बहुत पावरफुल है, लेकिन क्या परिणाम किसको भुगतने पड़ सकते हैं अंततः? देखो मुख्य तौर पर तो इजराइल भुगतेगा या फिलिस्तीन भुगतेगा, वो एक तबाह होगा बिल्कुल। लेकिन जो जियो पॉलिटिक्स की जो स्थिति फिलहाल बनती जा रही है उसमें इजराइल काफी कमजोर भी पड़ सकता है, फिलिस्तीन कमजोर न शायद ना पड़े, क्योंकि जब दूसरी ताकतें जुड़ जाती हैं तो फिर युद्ध इजराइल का और फिलिस्तीन का नहीं बचेगा, फिर तो उन ताकतों का युद्ध बचेगा। तो इससे मुझे लगता है इजराइल को नुकसान होगा ज्यादा, और शायद अमेरिका को भी इसका नुकसान हो सकता है, क्योंकि अंततः अगर युद्ध आगे बढ़ा तो रूस और ये वो जो शक्ति है उसे बीच में कूद पड़ेंगे, विश्व युद्ध के हालात वहां बनेंगे। वर्ल्ड वार अगर होता है तो अमेरिका को बहुत नुकसान होगा, पूरी मानवता को सबसे ज्यादा नुकसान होगा, भारत को बहुत नुकसान होगा। फिलिस्तीन के आसपास कोई ऐसा देश है जो फिलिस्तीन का समर्थक हो और उनका मुकाबला कर सके? मुकाबला करने लायक तो नहीं है, लेकिन समर्थक फिलहाल तो आज यूएई ने कह दिया फिलिस्तीन के पक्ष में, उसके इजराइल के पक्ष में यूएई आया है। फिलहाल ईरान पक्ष में है फिलिस्तीन के, और भी जो ईरान तो बहुत पावरफुल है टेक्नोलॉजी के। हाँ बहुत पावरफुल है। फिलहाल सच बात तो यह है कि यूक्रेन में बहुत सारी टेक्नोलॉजी ईरान की दी हुई इस्तेमाल की है रसिया ने, बहुत अंदर की बात। और मैं वाहिद नसीम जी, जो अंतर्राष्ट्रीय खबरों की बहुत पेचीदगी को जानते हैं और समझते हैं, मैं उनके काफी टाइम पहले मैं उनका वीडियो देख रहा था, वो बोलते हैं अगर ईरान के पास इतनी ताकत है कि 4 मिनट में इजराइल को तबाह कर सकता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, उनके पास बहुत डीप जानकारी है। और ताज्जुब की बात यह है, मैं आज ही देख रहा था, उन्होंने 2021 में जो आज हो रहा 2021 में बोल दिया जैसा होने वाला है। बिल्कुल, वो मैं भी उनको देखता रहता हूँ, अंतर्राष्ट्रीय खबरों के बड़े माहिर हैं। बिल्कुल, और मध्य एशिया पर तो उनकी बहुत गहरी पकड़ है। वो बहुत पहले से कह रहे हैं कि इजराइल खत्म हो जाएगा, जो उनका मानना है। अब वो सच होगा, भविष्य घर में क्या होगा, लेकिन 2 साल पहले वो कह रहे थे, वो आज हो रहा है, ये सच है। इजराइल और फिलिस्तीन वाला मामला उन्होंने बताया था, ये हो रहा है, और शायद उनकी बात सच हो जाए, इजराइल समाप्त हो जाए। भारत का रुख प्रधानमंत्री जी मोदी ने तो साफ कर दिया इजराइल के पक्ष में। क्या पहले से हमारे संबंध, भारत के संबंध इजराइल के या फिलिस्तीन के साथ रहे? देखो आप इसे देखो, आजादी के बाद से देखिए, हमारी जो कूटनीति थी वो गुट निरपेक्ष आंदोलन की कूटनीति अपनाई थी नेहरू जी ने,
चूंकि भारत एक कमजोर सा देश था, वो किसी गुट में पड़ना नहीं चाहते थे। हालांकि जब इंदिरा गांधी आई तो एक तरह से हम सीधे से रूस की तरफ झुकते चले गए थे, और तब से यही विदेश नीति हमारी चल भी रही थी। जब मोरारजी की सरकार आई थी, अटल बिहारी वाजपेयी विदेश मंत्री थे, उन्होंने साफ साफ फिलिस्तीन का पक्ष लिया था। साफ साफ कहा था उन्होंने, उनका शायद एक क्लिप पड़ी भी होगी, भाषण दिया था उन्होंने कि इजराइल फिलिस्तीन को तंग करना बंद करे और हम संकल्पबद्ध हैं फिलिस्तीन का साथ देने के लिए। ये इस तरह का ये मारकाट बंद होनी चाहिए फिलिस्तीन के साथ। साफ स्टैंड था भारत सरकार के, फिलिस्तीन के साथ थे। वहां के यासर अराफात थे, हमास के प्रमुख रहे पहले वो, यासर अराफात। वो तो इंदिरा गांधी को छोटी बहन की तरह मानते थे, वो अपने भारत को दूसरा घर बताते थे। क्योंकि तब जियो पॉलिटिक्स दो ध्रुवीय थी, रूस और अमेरिका दो ताकतें थी, वो इनके बीच में कोल्ड वॉर चलता था। भारत सीधे सीधे रूस के पक्ष में था, रूस फिलिस्तीन के पक्ष में था, तब ये पॉलिटिक्स थी। अब आज चूंकि मोदी जी पीएम है, भारत भाजपा सरकार, अब इनकी भाई कूटनीति या विदेश नीति किस तरफ जा रही है, ये तो बेहतर वो बता सकते हैं। इसका हमें कल फायदा मिलेगा, नुकसान मिलेगा, हम तो इतने जानकार नहीं है। अब एक पीएम है, वो बहुत चीजों को सोच समझ करके ही कोई निर्णय लेते होंगे, उन्होंने निर्णय लिया, ठीक ही लिया होगा, मैं इसमें क्या कह सकता हूँ। 1947 से और अब तक के प्रधानमंत्री या जो भी विदेश मंत्री, सब ने जो है अब तक के संबंध हमारे फिलिस्तीन के साथ सबसे अच्छे थे मुकाबिल इजराइल के, और प्रधानमंत्री मोदी जी ने इजराइल का साथ दिया है। इसके पीछे कई, जैसे कि अभी 2024 का चुनाव है, कुछ स्थितियां ऐसी पैदा करने के लिए या लाभ के लिए कुछ ऐसा है प्रधानमंत्री जी के मन में या बीजेपी के मन में कि इजराइल का समर्थन करके कुछ चुनावी लाभ, ऐसा कुछ हो सकता है क्या? देखो, मैं नहीं मानता कि कोई इस तरह की सोच होगी पीएम की। बहरहाल पीएम पद, कोई 140 करोड़ के देश का पीएम है मोदी जी, इतनी छोटी सोच तो मुझे नहीं लगता कि होगी। लेकिन अब उनकी जियो पॉलिटिक्स के हिसाब से क्या उनकी नीतियां हैं, उस हिसाब से उन्होंने निर्णय लिया होगा। चुनाव को लेकर मुझे नहीं लगता, लेकिन एक बात जरूर है कि हाँ, देश में इसका कुछ ना कुछ खड़ जरूर होगी। क्योंकि आज मैं देख रहा था जेएनयू फिलिस्तीन के समर्थन में खड़ा हुआ, भारत सरकार का स्टैंड इजराइल के पक्ष में है, तो कुछ तो है, चल रहा है। कुछ दिन ठहरो, सामने आएगा। आपने जेएनयू का जिक्र किया, लेकिन अगर मैं बात करूं भारतीय मुसलमान, अक्सर से कोई 1-8% की मैं बात नहीं करता, लेकिन ज्यादातर क्या टोटली की अगर मैं बात करूं, मुसलमान तो फिलिस्तीन के साथ ही रहेगा। क्योंकि वहां का जो मामला है, जो उनकी एक युद्ध, दो देशों का युद्ध नहीं है, वो युद्ध जो है, जो यरूशलेम में एक धार्मिक स्थल है जिसको मस्जिद अल अक्सा हैं, उसको लेकर है। कहीं ना कहीं तो मुसलमानों का तो जुड़ा उधर है। और मैं तो इसमें दूसरी बात कह रहा हूँ। देखो, हालांकि मुझे ऐसी बात करनी चाहिए पब्लिक प्लेटफॉर्म पर, जो मुझे नजर आया मोटे तौर पे, अगर मैं गांव के आदमी के हिसाब से बताऊं भाई क्या चल रहा, कि भाई ये चल रहा है कि वो इधर यहूदी हैं, उधर मुस्लिम है और उधर ईसाई है, तीनों ही दादा की औलाद आपस में लड़ रहे हैं। एक लाइन में तो है स्थिति ये कि तीनों ही दादा की औलाद, आप सबको पता है, एक जगह से निकाह है सबका, और वो आपस में लड़ रहे हैं। लेकिन अब इसमें हिंदुस्तान की कूटनीति, हिंदुस्तान की राजनीति कहाँ फिट होती है? ये बात आपकी सच है कि फिलिस्तीन के पक्ष में लगभग सारा मुसलमान, लिबरल मुसलमान जितना लगभग सारा उसके पक्ष में खड़ा है। हो सकता है यही बात मोदी जी के दिमाग में रही हो, इसलिए स्टैंड वहां इजराइल के साथ लिया हो। लेकिन एक चीज और भी है, इजराइल के साथ में फिलहाल पिछले 8-9 साल से भारत की राजनीति बड़े गहन दौर में चली हुई है। इजराइल बहुत ही इनका रणनीतिक कई तरीके से इनका फिलहाल आज तक सहयोगी है। तो जब कोई हमारा पार्टनर होता है कूटनीति में, राजनीति में, विदेशी उसमें, तो उसके पक्ष में आना भी पड़ता है। हालांकि आना नहीं चाहिए। तो भारत की अब तक जो पॉलिटिक्स और कूटनीति रही है, वो रही है गुट निरपेक्ष की। आमतौर पर सीधे सीधे किसी के पक्ष में खड़े नहीं होते, लेकिन मोदी जी ने ये बाधाएं तोड़ी हैं। अच्छा क्या बुरा के तो वक्त बताएगा। बिल्कुल, मैं प्रधानमंत्री जी हैं, हम उनके निर्णय पर सवाल नहीं उठाते। जो विदेश नीति, उनकी अपनी नीति है, क्या लाभ और क्या हानि होंगे वो उनको खुद देखेंगे। खैर, युद्ध बढ़ता ही जा रहा है और ऐसा लगता है कि ये शायद कहीं तीसरा विश्व युद्ध ना हो जाए। और इस विश्व युद्ध का देखो, हानि तो सभी को उठानी पड़ेगी। और